आदाब नाज़रीन, खबरनामा देख रहे हैं आप वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, खबरनामे में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कल पार्लियामेंट का जो इजलास है वो शुरू होगा। क्या कुछ होगा पार्लियामेंट के अंदर, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ आप तक ये भी बात पहुँचाएंगे कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है वो साल 2015-16 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पर लाई थी। अब इस स्कीम के लिए लोगों को किस तरह के मुश्किलात उठाने पड़ रहे हैं, किस तरह जो आवाम को वादे किए गए थे फ़ायदे के हवाले से वो फ़ायदे नहीं मिल रहे, इस पे भी हम तफसीली रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बारामूला के उड़ी सेक्टर के हवाले से, क्योंकि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और अभी तक खबरें आ रही है कि 2 मिलिटेंट जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। हुक्काम ने बताया कि फौजी एहलकारों ने शुमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर में गोहलन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन जो है वो गोलियों के तबादले में तब्दील हुआ है। और जो फौजी ज़राए से खबरें मिल रही हैं, अभी तक 2 मिलिटेंट इसमें जाम बहक हो चुके हैं और अभी जो सर्च ऑपरेशन है इन जंगलात के एरिया का वो लगातार जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे रेंज में, यानी जो पीर पंचार रेंज में है, फौजी ज़राए ने खबर दी है कि तकरीबन 35 से 40 मिलिटेंट इस इलाके में एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिस वजह से बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदीम हमारे साथी जो है उनसे हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। नदीम, आपको आवाज़ आ रही है? लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे इलाके में, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल रूप, मैं आपको बताऊं, कल से ही अगर हम उड़ी इलाके की बात करें, जो गुजरन इलाका है, तो वहां पर जो ही इंडियन आर्मी ने मूवमेंट देखी इस बॉर्डर एरिया पे, और वहां पर जो है इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो कि कल पूरे दिन के साथ साथ पूरी रात तक चलता रहा। और रात के दौरान जो है इस ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा गया, क्योंकि जब गोलियों का तबादला दोनों तरफ से देखने को मिला, और उसके बाद रात के दौरान जो है इस ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा गया और सुबह की पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को फिर एक बार स्टार्ट किया गया। और लगभग 10-11 बजे के आसपास जो है एक मिलिटेंट की बॉडी जो है वहां से रिकवर की गई। और अगर हम बात करें उससे जो है आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी जो है वो रिकवर किए गए हैं। और पूरा दिन जो है ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता रहा। इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर बारामूला पुलिस की अगर हम बात करेंगे, तो लगातार इस पूरे एरिया को जो है अभी तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर इस पूरे जंगली इलाके में चलाया जा रहा है, जहां पर यह कहा गया कि पहले जो है 2 मिलिटेंट्स को वहां पर देखा गया। और हालांकि अभी कंफर्मेशन पूरी आनी बाकी है कि इन मिलिटेंट्स की शिनाख्त क्या है, जो जिस मिलिटेंट की बॉडी रिकवर की गई है, IHA किस तंजीम से जो है वाबस्ता थे, उस हवाले से जो है अभी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर अभी भी जो है मिलिटेंट्स को ढूंढने की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है वो लगातार कर रही है। तो अभी अगर हम देखें तो आज एक बार फिर रात का टाइम है, शाम के टाइम पर जो है ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा जाता है, क्योंकि घना एरिया है और वहां पर मुश्किलातें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े चौकन्ने से जो है इस ऑपरेशन को अभी निभा रही है। बताइए कि क्या किसी ऑफिसर के साथ बात हुई है कि कब तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा? क्योंकि अगर कल रात उसको हॉल्ट पे रखा गया तो आज भी, अब बताया जा रहा है कि आज रात भी ये कंटिन्यूसली चलेगा। और क्या कोई इस हवाले से कोई खबर सामने आ रही है कि कब तक ये खत्म हो सकता है ये सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल रू, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट्स को देखा गया था कि जो LOC पार करके जो है इस तरफ आए थे। और जो ही इंडियन आर्मी को पता चला और उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन स्टार्ट किया, और जब कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद जब गोलियों का तबादला चलता रहा, और उसके बाद जो है एक बॉडी रिकवर की गई है। हालांकि अभी जो है बताया जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट इस इलाके में अभी हो सकते हैं, या तो वो जख्मी है या तो उनको जो है जाम बहक किया जा चुका है। तो उस हवाले से अभी ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी रखा गया है। तो रात का टाइम है, रात के दौरान जो है इसको रोक दिया जाता है और सुबह की पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को फिर एक बार स्टार्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। हमारे साथी नदीम तफसीला दे रहे थे। और उड़ी सेक्टर में कल से लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट हैं वो इस पार आने की कोशिश में थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें अभी तक जो खबरें मिल रही हैं 2 मिलिटेंट जाम बहक हुए हैं। और नदीम के मुताबिक एक की जो बॉडी है वो रिकवर हो चुकी है। और आज दिन भी
पूरे दिन भी ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लगातार जारी रहा। अभी बताया जा रहा है कि अंदर इस घने जंगलात के अंदर अभी भी मिलिटेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस सर्च ऑपरेशन को फिलहाल कंटिन्यू कर दिया गया है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं लोकसभा के इजलास के हवाले से। और कल से 18वें लोकसभा का जो मुख्तसर इजलास है वो शुरू होगा और जो 9 मुंतखब मेंबरान हैं वो भी जो है इजलास के अंदर शामिल होंगे और सदर जमहूरिया जो है वो इजलास से खिताब करेंगे 27 जून को। और वज़ीर आज़म अपने जो साथी हैं पार्लियामेंट के अंदर अपने रुफ़का का तारुफ भी कराएंगे। 18वें लोकसभा का इजलास शुरू हो रहा है और स्पीकर और अबूरी स्पीकर को भी इस दौरान हलफ दिया जाएगा और सदर हिंद इस इजलास से खिताब भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो काबीना रुफ़का है उनका तारुफ और 3 माह के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात का खुलासा भी इस मुख्तसर इजलास के दौरान पेश किया जाएगा। पर तातुल बना हुआ है अब कई मामलात पर, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है उनके बीच में अभी तातुल चल रहा है, क्योंकि जो तेलुगु देशम पार्टी है और या यूनाइटेड जनता दल है वो चाहते हैं स्पीकर, और बताया जा रहा है कि सरकार ने उनको रजामंद करने के लिए जो है राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है उनको जिम्मेदारी दी है कि वो उनके साथ जो है इस मामले को उठाए। और बताया जा रहा है कि जो सरकार है जो बीजेपी है उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर के लिए वो रजामंद हो चुके हैं, पर जो तेलुगु देशम पार्टी है वो स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं। यानी इजलास जो है वो हंगामा खैज इस वजह से भी होगा क्योंकि अपोजिशन अब की बार काफ़ी स्ट्रांग है और अपोजिशन ने पहले ही जो है क्लियर कर दिया है कि किन किन मामलात को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, जिसमें नीट का मामला भी जो है ज़ेर बहस रहेगा। यानी कई 4 ऐसे नुकात हैं जिस पर अपोजिशन ने कहा कि सरकार को घेरा जाएगा और सरकार जो है उनके बीच में जो तातुल है एनडीए के बीच में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर, वो भी उस हवाले से भी कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन जो है वो यूं की तूं है, अभी तातुल बरकरार है। हम ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली से बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे और तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे इस इजलास के हवाले से। ताबिश, आपका खैर मकदम है। पहले बताइए कि कल से जो इजलास शुरू होने वाला है, क्योंकि जो नए 9 मुंतखब मेंबरान हैं वो हलफ बर्दारी में हिस्सा लेंगे, उनकी हलफ बर्दारी होगी, तो इंजीनियर रशीद को लेकर जो कंफ्यूजन है वो अभी बरकरार है क्योंकि कोर्ट से उनको अभी जमानत नहीं मिल रही है। तो क्या उनके लिए कोई प्रोसेस है कि वो पार्लियामेंट जाकर इस हलफ बर्दारी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूं, संवैधानिक रूप से इस पर बात करूं, तो इसमें यह होता है कि जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, वो जेल के अंदर सजा याफ्ता है, वो किसी मसले पर जेल के अंदर है, तो उनको लोकसभा की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से एक लेटर जेल को या उनमें जो जेल याफ्ता कहीं है उनके लिए एक लेटर लिखा जाता है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं अपने इलाके से और अब इनको यहाँ पर हलफदारी करने के लिए यानी शपथ लेने के लिए, ओथ लेने के लिए आना है। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, यानी ये सारी जो चीजें की जाती हैं वो सेक्रेटरी लोकसभा की तरफ से की जाती है, यानी पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी लोकसभा होते हैं उनकी तरफ से जेल को या उन एजेंसीज को इत्तला दी जाती है कि अब आप जो ये आपकी जेल में आप इनके पे केस चल रहा है, जेल में बंद है, इनको अब शपथ लेनी है और इनको इसलिए अब इनको आप समय बताइए कि हम कब इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला पूरा डिफरेंट है और इस मामले में जो इन पर आरोप है वो टेरर फंडिंग के आरोप है और ऐसे में ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एंटी नेशनल लॉ के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कहा गया कि इंजीनियर अब्दुल रशीद को जो अंतरिम जमानत यानी जो बेल मिलेगी वो 1 दिन के लिए होगी और वो जो बेल होगी वो सिर्फ इसलिए होगी कि वो शपथ लेने के लिए जाए। जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट से अब ये कहा गया है, एनआईए को ये बोला गया कि आप ये बताइए कि किस दिन आप इस पूरे मामले को लेकर के अपना एफिडेविट फाइल करेंगे कि आप किस दिन उनको पार्लियामेंट जाने की इजाजत कराएंगे और वो वहां जाकर के शपथ लेंगे। ऐसे में 22 जून का दिन तय हुआ था, यानी कल जो तारीख निकली है 22 जून, उसमें यह था कि आप 22 जून तक सोच लीजिए और उसके जो आपके एफिडेविट है उनको आप जमा कराइए। अब 1 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है
उम्मीद ये जताई जा रही कि क्योंकि 3 जुलाई तक पार्लियामेंट सेशन चलना है, तो 1 जुलाई को एनआईए की तरफ से वो डेट बताई जाएगी जब इंजीनियर अब्दुल रशीद को जेल से निकाला जाएगा और पार्लियामेंट में जाकर के वो अपनी शपथ, अपनी ओथ ले पाएंगे। लेकिन ये चीजें सब क्लियर हो चुकी हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी सेशन में 3 तारीख तक, चूंकि 3 तारीख तक सेशन चल रहा है, 3 तारीख तक ही इजलास है, 2 या 3 तारीख को इंजीनियर अब्दुल रशीद को एनआईए की तरफ से ये डेट मुंतखब कर दी जाएगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट जाएंगे और वहां पर वो बेल लेंगे। यानी मुतवक्का ये है कि एक दिन के लिए बेल मिल सकती है और उसी दिन वो पार्लियामेंट में जाकर हलफ बर्दारी ले सकते हैं। हाल ही में देखिए ऐसा पूरा मामला भी हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजय सिंह, उनके साथ सेम सिचुएशन आई थी। संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में बंद थे, वो दिल्ली से राज्यसभा के लिए मेंबर नॉमिनेट हुए, लेकिन चूंकि वो जेल में बंद थे तो उनको 1 दिन का समय दिया गया और वो उस समय में जाकर के उन्होंने वहां पर अपनी जो कार्रवाई थी, शपथ थी, वो सारे काम उन्होंने किए। वो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामेंट तक लेकर के जाए। और ये कोई लंबा मामला नहीं है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले संजय सिंह ने वहां से निकल करके राज्यसभा में जाकर के ओथ ली है, यही सेम प्रोसेस। लेकिन संजय सिंह का जो मामला था वो घोटाले का मामला था। ताबिश ये भी बताइए कि इस साल अभी जो इजलास शुरू होने वाला है 18वें लोकसभा का, हंगामा खैज हो सकता है जिस तरह का अंदिया, जिस तरह के इशारे अपोजिशन ने दिए, क्योंकि अपोजिशन भी काफी स्ट्रांग है अब की बार, और उन्होंने नीट मामले को लेकर या बाकी और मामला थे उनको लेकर कहा कि वो सरकार को घेरे में लेंगे। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि नीट का मामला काफी जोर पकड़ता जा रहा है? देखिए अपोजिशन की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है उनका स्टैंड कि वो अपने 4 चीजें हैं उन पर वो पूरी तरह से क्लियर है। पहली चीज तो ये है कि जिस तरह से नीट है या जो और अदर पेपर्स हैं जो वो लीक हुए हैं, उनमें जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नीट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो डीजी है उनको सस्पेंड किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए, उसके अलावा एक फेयर एग्जाम किया जाए, साथ ही जो बच्चों को ग्रेस मिला है उनको भी दोबारा से एग्जाम कराना, उनको भी एग्जाम दोबारा देना चाहिए। उनका ये भी आरोप है, जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि बहुत देर लगा दी है सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में। जो लोग इसमें आरोपी हैं अब वो सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। तो अपोजिशन के पास एक बहुत अहम मुद्दा और गर्म मुद्दा इस वक्त ये है कि आप नीट और तमाम जो पेपर लीक मामले हुए उनको उठाएंगे। दूसरा मामला बेरोजगारी है, महंगाई है, दालों के बढ़ते दाम है, सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। तीसरा, किसानों को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अपोजिशन पूरी तरह से तैयार है, जिन पर अपोजिशन चाहेगा कि इन पर बहस की जाए और सरकार को घेरा जाए। क्योंकि देखिए अब जो नंबर है अपोजिशन के पास वो बहुत स्ट्रांग है। पिछला जो अपोजिशन था, 2 अपोजिशन है, वो बहुत कमजोर अपोजिशन थे, लेकिन अब का जो अपोजिशन है वो सरकार को परेशान करने के लिए बहुत है। तो ऐसे में अपोजिशन कोशिश करेगा कि सरकार से तमाम सवालों के जवाब लिए जाए। और अब 10 सालों के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने के लिए जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को भी इस बात का पता है कि अब जो अपोजिशन है वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, और इसीलिए सरकार अपनी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं पार्लियामेंट, बिल्कुल अपोजिशन तो कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग है और वो परेशान करने के लिए उन्होंने कमर बस्ता है। पर सरकार के बीच में भी अभी तातुल बरकरार है कुछ मुद्दों को लेकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर जब बात करें, क्योंकि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो कह रही है कि स्पीकर उनका होना चाहिए, उनके 16 मेंबरान हैं। तो क्या इस पे कोई बातचीत चल रही है? बताया जा रहा है कि जो वजीर दिफा है उनको नॉमिनेट किया गया है इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए चूंकि चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी है, उनकी टीडीपी है, आंध्र प्रदेश में उनके 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमें स्पीकर का जो पद है वो चाहिए, यानी स्पीकर वो पहले से भी, देखिए 2018 में, थोड़ा हमें इसका बैक में जाना होगा, 2018 में चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनकी अभी सरकार है, अभी मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश में, 2018 में वो एनडीए का साथ इसीलिए छोड़कर गए थे क्योंकि वो जब भी स्पीकर मांग रहे थे। लेकिन चूंकि अब बीजेपी स्पीकर नहीं देना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है
वो राजनाथ सिंह को दी गई है। उनके घर पर एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा गया कि ओम बिरला स्पीकर थे, उनके समय में बहुत अच्छी लोकसभा चली है और तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे खुश हैं, इसलिए ओम बिरला को दोबारा अपॉइंट कर देना चाहिए। लेकिन और अगर यहाँ पर टीडीपी और ज्यादा बीजेपी को तंग करती है तो उसका एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश की बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट जो है, सदर बीजेपी की जो सदर है पुंदेश्वरी देवी, वो चंद्रबाबू नायडू की साली है। तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि अगर वो ज्यादा परेशान करते हैं उनकी साली को आगे कर देंगे और उनको स्पीकर बना दिया जाएगा, तो ऐसे में टीडीपी खामोश हो जाएगी और बीजेपी का अपना स्पीकर भी हो जाएगा। चलिए यानी रिश्ते सामने लाए जाएंगे इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। कल से 18वें लोकसभा का इजलास जो है वो शुरू होगा। हंगामा खैज जो इजलास है वो हो सकता है और 3 जुलाई तक ये इजलास चलेगा। कई मामलात को लेकर सरकार जो है वो घेरे में आ सकती है। अपोजिशन ने पहले ही साफ कर दिया है कि 4 ऐसे मामलात है, बेरोजगारी है, नीट का मामला है और जो महंगाई है, उनको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन इस बार काफी स्ट्रांग है और अपोजिशन का जो लीडर है वो भी इस बार मिल सकता है। पर इंजीनियर रशीद को लेकर बात करें तो 3 जुलाई तक उनको एक दिन के लिए बेल मिल सकती है, जैसे ताबिश कह रहे थे, जो प्रोसीजर बनाया गया है, और उसी दिन वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर हलफ बर्दारी लेंगे। यानी बेल जो होगी वो फिलहाल एक दिन की होगी, जिस दिन वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपनी हलफ बर्दारी दे सकते हैं। सिलसिला जारी रहेगा और बात करेंगे हम जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम लाई गई थी, उस स्कीम को लेकर आवाम कितनी परेशान है, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, और फिर आखिर में उन स्कीम का जो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको क्या मिलता है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात मैरिज असिस्टेंस स्कीम को लेकर करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी जो उनके लिए सरकार ने साल 2015-16 में एक स्कीम लाई थी, मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत बताया गया था जो कि गरीब घरों की बेटियां हैं वो शादी करें, वो उस काबिल बने कि वो शादियां कर सके, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसी माँ बहनें बेटियां हैं जो कि जिनकी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनके घर का हाल जो है वो सही नहीं है। यानी वो अपने बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऐसे जो है रुकुमात नहीं है या ऐसे जो लवाजमात पूरे करने होते हैं वो नहीं है। उस वजह से सरकार ने ये स्कीम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लाई थी, और इस स्कीम के तहत कहा गया था कि जो इस स्कीम के जुमरे में लोग आते हैं उनको सरकार की तरफ से जो है मुआवजा मिलेगा, सोना उनको दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएगा या नकदी पैसा दिया जाएगा। पर इस स्कीम तक पहुंचने के लिए जो लवाजमात हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। यानी जब तक आप लवाजमात पूरे करते हैं तब तक उस बेटी की शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद उससे कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह की शिकायतें जो है काफ़ी लोग कर रहे हैं। हमारे साथी फैसल रियाज से भी कई लोगों ने इस हवाले से बात की। उन्होंने ये मामला जो है महकमे सोशल वेलफेयर के जिम्मेदारों से भी उठाया। क्या कुछ उनका कहना है, इस पर हम बात करेंगे। फैसल, मैरिज असिस्टेंस स्कीम लाई गई है पर लवाजमात काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। शादियां होते होते जो उनको फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सरकार वादा कर रही है उनको देने के लिए शादियों का खर्चा या सोना या गहना, वो फिर शादी होने के बाद नहीं मिल रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही है।
देखिए लोग बिल्कुल जिस तरीके से आपने आगाज में कहा कि एक बड़ी अहम स्कीम जो है वो लाई गई थी ताकि जो गरीब हमारी लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनकी अच्छी तरीके से शादी हो सके। सबसे पहले तो एक मीगर अमाउंट जो है 50,000 रुपए वो दिया जाता। अगर आजकल के जमाने की बात करें तो आजकल 50,000 रुपए जो है वो कोई की शादी ब्याह के मामला में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट इन लड़कियों को वो मिलता था। ये कुछ अपनी जरूरत की जो चीज होते थे वो ही खरीद सकते थे। लेकिन जब हम लवाजमात की बात करते हैं तो इसमें डोमिसाइल जो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लाना पड़ता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लवाजमात रखे गए बाकी अननेसेसरी जिसे हम कह सकते हैं कि पहले को प्रूव करना पड़ता है कि हमारी शादी है। हालांकि अगर हम इजीली इस चीज को देखें कि हमारे पास जो PRIs है, पंच है, सरपंच है, वो आराम से एक सर्टिफिकेट जो है इसके हवाले से इशू कर सकते हैं कि उनके गांव में कौन सी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, ताकि उसके पास भी वो अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो सरपंच के पास ला सकती है कि आप मुझे ये तस्दीक करके अपनी सील दीजिए ताकि ये प्रूव हो जाए कि मेरी शादी नहीं है। लेकिन बजाय इसके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस बच्ची को लाने पड़ते हैं, गरीब वालिदैन को लाने पड़ते हैं, जिसके बाद उनको जो काफी ज्यादा दर दर की ठोकरें जहाँ जो है खानी पड़ती है। डोमिसाइल हो, तहसील ऑफिस घूमना, उसके बाद BDO के पास बाकी जितने वेलफेयर की जो अफसर है उनके पास जाना, अपने डॉक्यूमेंट को जो है गैजेट अफसर से अटेस्ट कराना है। और ऐसे कई ऐसे लवाजमात है जो डिपार्टमेंट ने रखे जो कि कहीं ना कहीं जो ये बच्चा है इनको दुश्वारियां होती है वो पैसा जो है वो हासिल करने में। और कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो इतने कागजात जो है नहीं ला सकते। पहले तो अगर 50,000 रुपए देते तो 10,000 रुपए इन कागजों में बनाने में लगते हैं और बाकी जो उनकी किराया है बाकी चीजें उसमें लग जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक हम कैसे इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मकसद था इस स्कीम को लाने का कि आप आवाम को फायदा देना चाहते थे, गरीब बेटियों को फायदा देना चाहते थे, वो बेटियां उससे कासिर रही है, फायदा ज्यादा लोगों को मिला भी नहीं। फैसल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, राबता मुनक़ता हुआ फैसल रियाज से। पर सरकार ने स्कीम तो लाई थी कि इस मकसद के लिए जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बेटियां हैं, उनको फायदा मिले और उनको इस स्कीम के जरिए जो है कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो शादी करने के लायक हो जाए। पर जिस तरह इनके लवाजमात रखे गए हैं तो इन लवाजमात को पूरा करते करते इस जो स्कीम के अंदर लोग आते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो लवाजमात हैं, पहले डोमिसाइल, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ लाना, तब तक शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद तो फिर कोई पैसा उनको नहीं मिल रहा है। यानी सरकार ने स्कीम तो लाई थी, ये अच्छी स्कीम थी, पर इसको ज़मीनी सतह पर अमलाने के लिए जो लवाजमात रखे गए हैं वो काफ़ी सख्त हैं। सरकार को इसमें नरमी लानी चाहिए थी। ये आम लोग जो है वो ज़रूर सरकार से डिमांड कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे कि जो इसमें लवाजमात हैं उनको कम करना चाहिए था। तभी अगर लवाजमात कम होते तभी किसी बच्ची को फ़ायदा मिल सकता था। स्कीम तो बड़ी है पर आवाम को इस स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर बात करेंगे। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं राजौरी के एक दूर दराज इलाके की। ये राजौरी का इंद्राला इलाका है जहां पे साल 2014 की सैलाब में एक पुल आया था जो कि इस इलाके को बाकी इलाकों के साथ कनेक्ट करता था। ये पुल उस जद में आया और ये तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और बह गया सैलाब के साथ। फिर ज़िला इंतज़ामिया ने साल 2018 में इस पर दोबारा से काम शुरू किया
और अभी तक लोगों के मुताबिक ये काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोग किस तरह इस पुल पर चढ़कर दूसरे इलाकों में जाते हैं या सफ़र अपना जो है वो कायम रखते हैं, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो लोगों ने शिकायत की, मलाल किया कि इंतज़ामिया ने उस तरीके से इस पे काम नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि ये जल्दी ही मुकम्मल किया जाएगा, पर अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। लोग क्या कुछ कह रहे, इस हवाले से हम लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि मैं यहाँ का गांव का रहने वाला हूँ। आज मैं घर से बेघर हुआ हूँ, जाके कहीं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कहीं पे दरबदर है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ इस पुल की वजह से। अगर ये हमारा पुल तैयार हो जाए, हमें अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई मसला होता है, कोई भी परेशानी हमें बनती है, इसी पुल का जरिया एक हमारे पास जो हमें लिंक करता है यार आर पार। तो पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बोला था कि हमें कुछ नहीं हो चाहिए आपकी तरफ से, हमें ये पुल कंप्लीट करके दो। तो सर अब मुझे ये पता नहीं है क्या इसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। जब ठेकेदार से बात करते हैं वो बोल रहे हैं जी पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो सर अभी मेरे साथ मेरी बच्ची सीढ़ी से उतरी है, अगर ये बांस की सीढ़ी है, अगर ये टूट जाए, खुदा ना खासा कल बच्चों को कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन हो। पिछले दिनों हाल ही दिनों आपने देखा होगा, सैलाब का टाइम था, पानी आता था बरसात में, एक हमारी डेथ भी होगी इसी पुल की वजह से। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये पुल तैयार किया जाए। 2014 का पुल गिरा हुआ है और अभी तक 2014 भी ख़त्म होने वाला है, 24 ख़त्म होने वाला, अभी तक ये हमारा पुल तैयार। सर सबसे पहले तो हम आप मीडिया वाले का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारे कोई छोटा काम होता है, बड़ा काम होता है, आप हमारे पास अंदरोला में आप पहुंचते हो। तो हम जिस हिसाब से अपील करना चाहते हैं कि 2014 से ये हमारा जो ब्रिज है ये बह गया था नाले की वजह से, तो 2014 से लेकर 2024 लग गया, अभी तक जो है पुल हमारा जो है क्लियर नहीं हो सका। चलिए नाज़रीन, ये रुख है जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का, जिसका दावा यहाँ की सरकारें करती आ रही है या जो मौजूदा सरकार है वो भी कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की का जाल बिछाया गया है। 10 सालों के अंदर इस दूर दराज राजौरी के इलाके अंदरेला में बीच जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ और लोग किस तरह अपना सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे अपने इलाके से दूसरे इलाके किस तरह जाते हैं, इस नदी को पार करते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों ने शिकायत की कि 10 सालों के अंदर भी ये जो ब्रिज है ये मुकम्मल नहीं हो सका। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ बने रहे। रियाज अहमद कश्मीरी खबरनामा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।